हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपकी क्लास को पुनः शुरू करते हैं, जो आपकी 2-3 दिन ऑफ रही थी। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9A जो चैप्टर हम लोग नमा पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो उसकी प्रश्नावली 9A पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक और उसका सारा बेसिक सीख रखा है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ते हैं और बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके बोर्ड एग्जाम की बहुत ही बेहतर तैयारी करवाएंगे, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। हम क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, तो आप जब भी मेरी क्लास को अटेंड करें यूट्यूब के माध्यम से, तो आप अपनी कॉपी पेन और किताब साथ लेकर बैठें। हम जिस गणित को पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर मनोहरी की किताब से पढ़ाया जा रहा है, जो हमारा यूपी बोर्ड का है। ठीक है भैया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपकी वास्तविक स्थिति है। तो यदि आपने पतंग उड़ाई है तो आपको इसके बारे में पूरा कुछ जानकारी है। तो देखिए भैया, क्या स्थिति है इसकी। पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम आपने बना लिया तो सवाल बड़ा ही आसान होता है। बड़े आसान तरीके से आपको बताएंगे, सारा कुछ बहुत ही अच्छे शब्दों में समझ में आएगा। ठीक है भैया। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो आप मान के चलिए, जो आपकी जमीन हो गई, भूमि का मतलब जमीन, ठीक भैया, और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर आपकी क्या उड़ रही है, पतंग। ध्यान दीजिए। और आगे क्या कह रहा है हमसे, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु से। अब मान लेते हैं यहां पर कोई बिंदु है जमीन पर, यहां पर कोई क्या है, बिंदु। ठीक भैया। तो इस बिंदु, ये जमीन पर कोई स्थायी बिंदु है, इससे यहां पतंग उड़ रही है आपकी, इससे पतंग की डोरी को इस बिंदु से क्या कर दिया गया, स्थायी रूप से बांध दिया गया। मतलब आपकी स्थिति ये है। पतंग तो उड़ाई है ना, तो जब पतंग उड़ाई तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी है। ये इसकी स्थिति बन रही है। ठीक भैया। अब जो डोरी है उसमें कोई ढील नहीं है, तो हमको दिख रहा है, हमने इसमें किसी प्रकार की कोई ढील नहीं छोड़ी है। अब ये जमीन, डोरी जो है जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रही है, अर्थात इसको यहां मिला दीजिए, ये आपकी बन जाएगी जमीन। ठीक है भैया। ये डोरी पतंग की जो है वो जमीन के साथ, यानी कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक भैया। तो ये हो गई आपकी, यहाँ उड़ रही है पतंग। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। और जो पतंग में लगी डोरी है उसको स्थायी रूप से यहाँ पर कोई बिंदु इससे बांधा गया है। बांधने के बाद में ये डोरी जो है वो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमसे पतंग में जो डोरी लगी है उसकी लंबाई पूछी गई है। तो मान लेते हैं कि जो पतंग में डोरी लगी है उसकी लंबाई L मीटर है। ठीक भैया। ये यहाँ से यहाँ तक आपकी L मीटर हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक आपकी 60 मीटर दी रखी है, और इसको नाम दे दीजिए A, V और C। नाम आप कोई सा भी दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं उनको दे दीजिएगा। ठीक है भैया। चलिए, इस तरीके से मेरा फिगर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है कि पतंग में लगी डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी को मान लेते हैं। माना पतंग में लगी डोरी की लंबाई L मीटर है। ठीक है भैया। पतंग में लगी डोरी की लंबाई कितनी है, L मीटर है। उसके बाद में दिया क्या क्या रखा वो देख लीजिए। दिया है मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा, पतंग की जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, ठीक, जमीन ऊंचाई जो होती है हमेशा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ही एग्जैक्ट हाइट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया। नहीं तो यहां से ऊंचाई नाप, ये तिरछी ऊंचाई हो जाएगी।
ऊंचाई जब भी नापी जाती है बिल्कुल 90 डिग्री पर, जो 90 डिग्री मापी जाती है भाई ऊंचाई क्या होती है, बिल्कुल आपकी सही होती है। ठीक भैया, तो पतंग की भूमि से ऊंचाई, पतंग की भूमि से ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितनी भैया, 60 मीटर है। और भूमि के साथ जो डोरी है यानी कि ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का, अर्थात थीटा बराबर आपका हो गया 60 डिग्री। जो दिया गया था वो हमने लिख दिया है, उसके बाद जो आपसे पूछ रहा है उसको हमने मान लिया है। अब आपको समझना ये है कि अगर समकोण त्रिभुज हम लोग देखते हैं तो समकोण त्रिभुज में ये भुजा कौन सी होती है, कर्ण, ये भुजा होती है लंब। बस इतना सही आपको दिमाग लगाना है, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में मिलते हैं हमको, लंब कर्ण हमको साइन में मिलते हैं। तो हम लोग साइन थीटा का प्रयोग कर देंगे, हल कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। बात क्लियर होगी ना। ये बात आपको शुरुआत में ही बता रखा है हमने कि लंब और आधार की बात करता है तो tan लगेगा, लंब और कर्ण की बात करता है तो साइन लगेगा, आधार और कर्ण की बात करता है तो आपका कोस लगेगा। इसके बाद में यदि कुछ सिद्ध कराता है तो फिर कोट भी लग सकता है, कोसिक भी लग सकता है, सेक भी लग सकता है, वो बात की बात है। फिलहाल हमारे ऊपर से जो 3 होते हैं उनमें भी हमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो देखो भैया लिखेंगे हल, सॉल्यूशन। देखो भैया तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे आप, लंब, कर्ण पूछा गया, लंब दिया रखा है तो लंब कर्ण किस में मिलते हैं, साइन में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपको बेसिक में बताया गया है सारा, लाल बटे का ध्यान रखिए है भैया। तो साइन थीटा कितना है, रख दीजिए, थीटा ये दिया रखा है 60 डिग्री। लंब कितना है आपका, लंब भी आपका 60 मीटर है। कर्ण आपका कितना है, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60/L। ठीक भैया, हम ये जानते हैं बराबर में तिरछा गुणा होता है, कैसा, यानी कि L का कर देंगे √3 में और 2 का कर देंगे 60 में। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, L का √3 में तो जो हो जाएगा L × √3 बराबर 60 × 120 हो गया। ठीक भैया, अब आपको समझाने के लिए हमने ऐसा किया है, नहीं तो मैं यहाँ पर क्या करते, इसको डायरेक्ट इसके नीचे भेज देते या इधर कर देते, लेकिन आपको थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने L का गुणा इधर कर दिया, 2 का गुणा 60 में कर दिया, बात समझ में आ गई। अब हमको एक चीज दिख रही है, L के साथ √3 गुणे में है तो गुणा वाला कहाँ आ जाता है, भाग में। तो इसके बाद आपको यहाँ से नोट कर लेना है। तो L बराबर √3 है, बटे में आ जाएगा 120/√3। हम ये जानते हैं कि हर में अंडर रखा नहीं जाता है, तो उसके लिए इसका परिमेय कर्ण कर देते हैं, यानी कि अंश व हर में √3 से ही क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि हर में अंडर रूट नहीं रखा जाता है, तो अगर कोई संख्या है अंडर रूट में तो क्या करते हैं, उसी से अंश व हर में गुणा कर देते हैं। इसको कहते हैं परिमेय कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइज। देखो भैया, तो 120 का √3 में तो 120 √3 बटे, हम ये जानते हैं जब अंडर रूट के अंदर की संख्याएं समान होती हैं 2 बार, तो वहां से अंडर रूट आपका खत्म हो जाता है, संख्या को केवल एक बार ही लिखा जाता है। काट दीजिए, 3 × 3 3 चक्कू 12 40, L बराबर 40 √3 मीटर। ये क्या आ गई, डोरी की लंबाई। यही आपका आंसर हो गया। और हल करना चाहो, √3 का मान रख दो, 1.732 होता है, 40 का गुणा करो तो तब आपका आंसर दशमलव में आ जाएगा। तो आप ना हल करें, उसको यहीं पर छोड़ दीजिए कि आंसर आपका 100% सही है। बात समझ में आई ना भैया। तो बड़ा ही क्वेश्चन देखने में बड़ा है, पढ़ने में बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा छोटा है। जितना बड़ा तो लिखा उतना बड़ा तो लगाने में नहीं हो रहा है ना भैया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई आपका इफ या बट है तो आप पूछ लीजिएगा, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बड़े ही आसान तरीके से आपको बताया है, उम्मीद है कि आपको पूरा सवाल बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में भी आया होगा। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है।
और यहाँ से आपका जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये जरूरी नहीं एक्सरसाइज से याद है, आपका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल तो वैसे पूछे जाते हैं, लेकिन जो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, जिसको हम लोग चैप्टर में लिखा है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इस चैप्टर से क्वेश्चन को बना के भी रख देते हैं। लेकिन आपको एक मेथड पता है कि भैया कहीं टावर है, कहीं मीनार है, कहीं कुछ है, वो आपको हर क्वेश्चन बताया जाता है। यदि आपने इतना दिमाग में सेव कर रखा है कि टावर है, मीनार है, कहाँ कैसा अवनमन बनता है, कहाँ कैसा उन्नयन बनता है, तो डायग्राम आसानी से बन जाएगा। अब डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन को लगाने में कोई कठिनाई नहीं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन तीन में से कोई न कोई आपका लगना है, आंसर आसानी से आ जाता है। तो मेथड सीखो, सवाल तो सिखा ही दे रहे हैं, उसकी वो छोड़ दीजिए, आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है भैया। फिर भी आपको कोई नया क्वेश्चन आपको मिलता नहीं समझ में आता तो आप जरूर पूछिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण। अब अवनमन कोण है, आपको समझ में आना चाहिए अवनमन कोण कब बनता है, जब कोई व्यक्ति ऊपर स्थित होता है और वस्तु जिसको वो देख रहा है वो नीचे स्थित होती है, तब उस व्यक्ति की आंख से उस वस्तु को देखने के लिए जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, अवनमन कोण। सीधी सी बात ये समझो, जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सर को नीचे झुकाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में मेरी आंख के साथ जो कोण बनता है वो क्या होता है, अवनमन। और जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सर को ऊपर उठाना पड़ता है, यानी वस्तु हमसे ऊपर स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। बड़ा ही आसान है, ठीक है भैया। लेकिन हम अपनी समस्या को हल करने के लिए अवनमन को भी उन्नयन के रूप में ही दिखाते हैं, मतलब नीचे, और क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ये बात भी आपको दिमाग में डाल के रखनी है। चलिए भैया फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बार बार इधर उधर नहीं भटकते हैं। देखिए, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 और 60 देखे गए हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए आप, एक हवाई जहाज है, मान लेते हैं कि ये आपका हवाई जहाज h मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, और इससे यहां बैठा व्यक्ति इसके एक ही ओर, अब आप चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके एक ही ओर, हवाई जहाज से एक ही ओर स्थित दो गांवों को देखता है। कितने गांवों को, दो गांवों को देखता है। तो हम लोग बना देते हैं दो गांव। देखो भैया जरा समझिए, पॉइंट से दर्शाएंगे। तो मान लेते हैं एक गांव आपका ये है, इसको दे दो गांव ए, क्या दे देंगे, गांव ए, और एक गांव आपका हो गया गांव बी। ठीक भैया, दो गांव हो गए। अब क्वेश्चन का है, इन दोनों गांवों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 2 किलोमीटर है। ठीक भैया, ध्यान दीजिए, ये दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। इन दोनों गांवों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 2 किलोमीटर है। आगे उसने हमसे क्या कहा है, इन दोनों गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर। तो हवाई जहाज की ऊंचाई, मतलब हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो बात समझो, तो पहले तो मान लेंगे, माना हवाई जहाज h किलोमीटर ऊंचाई पर, ये किलोमीटर में तो इसको किलोमीटर में ही मानोगे। ठीक है, इकाई पर विशेष ध्यान रखते हैं, इकाई गलत हो गई तो आंसर आपका नहीं आएगा। तो ये किलोमीटर में है ना, तो इसको भी किस में मान लेंगे, किलोमीटर में। तो माना हवाई जहाज आपका h किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब समझो, फिर क्वेश्चन पे ध्यान देना। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर, ये आपकी सड़क हो गई, ये क्या हो गई, सड़क। ठीक भैया, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर स्थित हो, एक ही और दो, एक सड़क हो गई, इस पर एक ही और दो गांव स्थित हैं, जिनके हवाई जहाज से गांवों के अवनमन कोण 45 और 60 है। मतलब ये जो पहला कोण आपका बन रहा है ये कितने का है, 45 डिग्री का है, और जो दूसरे गांव का कोण है वो कितना है आपका, 60 डिग्री का है। ठीक है भैया, ये कितना है, 60 डिग्री का है। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। जो उसने कहा था उसी के आधार पर हम लोगों ने डायग्राम को बना लिया। डायग्राम एक बार हम पुनः समझाते हैं आपको, जिससे आपके दिमाग में एक एक चीज सेव हो जानी चाहिए कि भैया क्वेश्चन, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको लगा लेना है, तो एक सवाल को इतने अच्छे ढंग से पढ़ो कि एक से हम कम 50 सवाल लगा सकें। बात समझ में भाई, थोड़ा बहुत बदलाव करेगा ना तो वो चीजें अंडरस्टूड होती हैं, स्वयं समझी जाती हैं।
ठीक है भैया। तो देखो अब ये आधार हमको चाहिए होगा पूरा, तो ये पता नहीं है, इतनी मान लो कुछ भी आप x किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। तो गांव ए गांव बी हो गया, तो उनको नाम दे दो यहाँ पर ए बी, इसे सी कह दो, इसे कह दो डी। आपको जो अच्छे लगे वो नाम ले लेना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरा, ये 11। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 11, तो इसे मान लेते हैं, माना क्या करेंगे, माना हवाई जहाज की ऊंचाई h किलोमीटर है, माना हवाई जहाज की ऊंचाई, जो पूछा गया उसी को हम मानेंगे, माना हवाई जहाज की ऊंचाई h किलोमीटर है, ठीक है भैया। ये तो हमने मान लिया। उसके बाद में दिया क्या क्या है क्वेश्चन में वो देख लीजिए। दिया क्या क्या है मेरे पास, देखो गांवों के बीच की दूरी, दोनों गांवों के बीच की दूरी, दोनों गांवों के बीच की दूरी बराबर कितनी है, 2 किलोमीटर। के हम लिख दिया भैया 2 किलोमीटर। और BC बराबर भी हमने मान रखा है, आप चाहे ऊपर ही लिख दो या नीचे वाले स्टेप में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। BC बराबर भी कितना है, ये दिया नहीं, इसको माना गया, ध्यान रखिएगा कितना है, x किलोमीटर, हमने मान लिया इतना, इसका मान नहीं चाहिए, बस हमने आधार यूज होगा इसलिए उसको लिख दिया, ठीक है भैया। आप डायरेक्ट BC रख के चलिए तब भी आंसर आ जाएगा, या कुछ भी मान लो तब भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करते हैं हल। देखो भैया सॉल्यूशन इसका, क्वेश्चन समझ में आया ना, ठीक भैया। जो क्वेश्चन कह रहा था वो क्या पूछा है वो सारा कुछ आपको बता दिया, फिर भी अगर कोई पॉइंट रहता तो आप पूछिएगा जरूर हमसे। देखो तो अब आपके पास त्रिभुज बन गए, एक तो ये बड़ा वाला लेना है, फिर एक ये छोटा वाला लेना है, दोनों त्रिभुजों को लेना है जिसमें में h का मान चाहिए, x का मान नहीं चाहिए। तो 2 समीकरण बनेंगे, 2 त्रिभुज बन गए, तो ये बात दिमाग में डाल लीजिए, 2 समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों को हल करेंगे, h का मान निकाल लेंगे, वही हवाई जहाज की ऊंचाई आ जाएगी कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो देखो भैया पहले बड़ा वाला लेते, लिखे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख दिया, डायग्राम में तब भी कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में, अब ये है लंब, ये है आधार, लंब आधार के बाद फिर आगे तो किसका प्रयोग करेंगे, tan थीटा का। अच्छे दिमाग में डाल रखो, बड़े आसान क्वेश्चन। थीटा कितना है, और 45, जहाँ 45 आ जाए tan में वो तो और सरल हो जाता है। tan थीटा, अब थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपको बता दे, लिखते नहीं है डायरेक्ट, लंब कितना है h, पिछले सवाल में लिख दिया था, लंब बटे आधार। अब समझो हमने बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, तो आधार ये पूरा आ रहा है, पूरा आधार कितना है 2, ये x ये जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा 2 + x, tan 45 मान 1 बराबर h बटे 2 + x। इधर क्या कर दो 2 प्लस, इधर कुछ नहीं 1 मान लो। अब बराबर में आपको भी बताया त्रिज्या गुणा होता है, तो 2 + x का 1 में 2 + x बराबर 1 का h में तो h रहेगा। यहाँ से क्या करें, x का मान निकाल लेंगे, 2 को उठा के इधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा h - 2, समीकरण दे दो 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं भैया ध्यान दीजिए, तो इस वाले त्रिभुज से हमको, ठीक भैया, राहत मिल गई है, बचा कौन सा है, ये छोटा वाला त्रिभुज। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में, ठीक भैया। तो देखो इसके बाद आपको कहां से नोट कर लेना है, ऊपर से। इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, किलोमीटर आपका दायरा क्लियर किए दे रहे, यहां से आपको नोट करना है, ये भी ध्यान रखना है भैया, ठीक है। तो अब त्रिभुज कौन सा लिया, समकोण त्रिभुज BCD में, इसमें भी ये लंब है, ये आधार है, तो क्या लगेगा tan थीटा, लगा दीजिएगा आप tan थीटा, थीटा अब कितना है 60 बराबर लंब, लंब आपका कितना है h बटे आधार आपका कितना, अब इतना आधार यूज करना, इतना क्या है x, tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x,
x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, x आ जाएगा इधर और √3 आ जाएगा नीचे, तो x बराबर h बट्टे √3। ठीक है भैया, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा बन गया तो दोबारा बना देते हैं। ये आपका समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर है, यानी कि ये भी x के बराबर है तो ये भी x के बराबर है। ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों की क्या करते हैं हम लोग, तुलना कर देते हैं। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ध्यान दीजिए भैया, समीकरण 1 व 2 से। तो जब आप समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो जो x है वो खत्म हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा h - 2 बराबर h बटे √3। ठीक भैया, अब इसके बाद में डायग्राम की जरूरत खत्म हो गई, डायग्राम को हम हटा देते हैं क्योंकि जगह कम है, तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते। डायग्राम में कुछ आपको पूछना है, देख लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को डायग्राम को हटा के सोल्व करते हैं कि हमें h का मान चाहिए ये वाला। ठीक भैया, वो निकल आएगा, समीकरणों को हल कर देंगे, तो डायग्राम हटा देते हैं। देखिए आप आगे, तो जो गांव ये वगैरह खत्म कर दिया। चलिए समझिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये स्थिति बनी। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को भेजेंगे इधर, तो 2 आपका ऋणात्मक है, इधर आएगा धनात्मक हो जाएगा, ये पूरा पद उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा अभी कैसा धनात्मक, उधर जाएगा ऋणात्मक, अर्थात h माइनस h बटे √3 बराबर कितना हो जाएगा 2। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, तिरछा कर दो गुणा √3 का h में, तो √3h माइनस 1 का h में h बटे √3 बराबर कितना हो गया 2। बटे में है तो तिरछा गुणा, यहाँ से ऊपर से h कर देंगे कॉमन, ध्यान दो भैया, तो जी h करोगे कॉमन, अंदर हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 √3। अब h के साथ कोष्टक का मतलब गुणा होता है, गुणा वाला कहाँ आ जाएगा भाग में, h बराबर 2 √3 बटे √3 माइनस 1। हर में अंडर रूट रखते नहीं है, इसके लिए हर का क्या करते हैं परिमेयकरण, यानी कि रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे होता है, जब भी हर आपका 2 पदों में होता है तो नीचे वाले का चिन्ह बदलकर उसी से अंश हर में गुणा, अर्थात √3 + 1 और बटे भी √3 + 1। क्लियर हुआ ना इतना? ठीक भैया, अब क्या करोगे गुणा इनका, तो गुणा जब करोगे तो 2 √3 का, ध्यान दो 2 √3 का √3 में, तो जब 2 तो ऐसे रहेगा √3 का √3 में, केवल कितना रह जाएगा 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। 2 √3 का 1 में, तो केवल कितना हो गया 2 √3। नीचे जरा ध्यान दीजिए, √3 माइनस एक बार माइनस एक बार प्लस, ये होता है a² माइनस b², तो h बराबर ऊपर से 2 हो जाएगा कॉमन, ऊपर से 2 कॉमन कर दो आप, तो 2 × 6 प्लस यहाँ से 2 चला गया, कितना बचा √3 बटे में आपका कितना है a² कैंसिल, तो यहाँ बचा 3 और 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक है भैया, इसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए आप, h बराबर 2 ब्रैकेट में आपका चल रहा है 3 + √3 बटे में आपका कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, h बराबर आपका हो जाएगा 3 + √3 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका हवाई जहाज उड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, यहीं छोड़ दीजिएगा, ये √3 का मान रख दीजिएगा, क्वेश्चन आपका तब भी सही है और ऐसे भी सही है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, ये मेरी फुल जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका अच्छा सवाल है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद की क्लास को हम लोग अगली क्लास में, इसके बाद की क्लास को हम लोग अगले दिन पढ़ते हैं। आज की सेवाओं को खत्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में।